नमस्कार दोस्तों हिंदी को लेकर एक बार फिर से बहुत बड़ी कंट्रोवर्सी हो गई है। यहाँ पर कई रिपोर्ट्स आपको देखने को मिलेंगे जहाँ पर बताया जा रहा है कि तमिलनाडु सरकार असेंबली में एक बिल ला सकती है जिसके तहत हिंदी का जो यूज है तमिलनाडु के अंदर उसको पूरी तरह से बैन कर दिया जाएगा। आप देख सकते हो खबर, तमिलनाडु टू बैन हिंदी होर्डिंग्स मूवीज सॉन्ग्स, सीएम स्टालिन लाइकली टू टेबल बिल इन असेंबली। इसको थोड़ा सा हम डिटेल में समझेंगे कि हो क्या रहा है, तमिलनाडु सरकार चाहती क्या है, एग्जैक्टली क्या प्लानिंग चल रही है इसको लेकर और आगे क्या हो सकता है, सेंटर के साथ क्या कॉन्फ्लिक्ट आ सकता है और कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से मैं आपको बताऊंगा कि यहां पर क्या क्या कॉन्फ्लिक्ट हैं। चलिए शुरुआत करते हैं, लेकिन उससे पहले दोस्तों एक बहुत बड़ी खबर। देखिए, दिवाली सेल स्टडी आईक्यू पर स्टार्ट हो चुका है, जिसके तहत अगर आप कोई भी बैच लेते हो जिसके अंदर आपको कंप्लीट प्रिपरेशन कराई जाती है, 2027 का बैच हो 2028 हो, यहां पर आप ले सकते हैं। लिंक कमेंट सेक्शन में दिया हुआ है। यूज करना है कोड अंकित लाइव मैक्सिमम डिस्काउंट के लिए। याद रखिएगा 22 अक्टूबर तक ही ये जो सेल है वो लाइव है। कोई भी अगर आपको प्रॉब्लम है, दिक्कत है, ये फोन नंबर दिया, आप इस पर कॉल करिए, मेरी टीम आपको अच्छे से गाइड करेगी। चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले देखते हैं कि एग्जैक्टली हो क्या रहा है। देखिए, तमिलनाडु सरकार, जो कि चीफ मिनिस्टर आप सब जानते हैं एमके स्टालिन है, डीएमके पार्टी से बिलोंग करते हैं, तो यहां पर एक बिल का प्रिपरेशन चल रहा है जिसके तहत तमिलनाडु लेजिस्लेटिव असेंबली के अंदर एक बिल लाया जा सकता है जहां पर हिंदी का जो यूजेज है पब्लिक डोमेन में अक्रॉस दी स्टेट, इसके ऊपर प्रतिबंध लगाया जा सकता है। ये जो प्रपोज लेजिस्लेशन है, इसको बताया जा रहा है, इसका नाम हो सकता है तमिल लैंग्वेज प्रोटेक्शन एंड प्रमोशन बिल 2025। मतलब इसका नाम देखने से लग नहीं रहा है कि हिंदी का डायरेक्ट बैन होगा, लेकिन कहीं ना कहीं इस बिल के तहत कोशिश यही है कि हिंदी का जो यूजेज है उसको खत्म किया जाए। मतलब जो पब्लिक स्पेसेस में साइन बोर्ड होते हैं, होर्डिंग्स होती हैं, वहां पर हिंदी का यूज ना हो। इसके अलावा जो गवर्नमेंट और जो एडवर्टीजमेंट वगैरह होता है ना, ऑफिशियल बोर्ड्स होते हैं, वो भी तमिलनाडु में ही डिस्प्ले किए जाएं। या फिर इसके अलावा सिनेमा हो गया, कोई मूवी आनी है हिंदी में, सॉन्ग्स हो गया, प्रमोशनल मटेरियल हो गए, ये सब भी सिर्फ और सिर्फ तमिलनाडु में, मतलब तमिल लैंग्वेज में हो, ना कि हिंदी का यूज किया जाए। तो ये जो बिल है, अकॉर्डिंग टू द रिपोर्ट्स बताया जा रहा है कि जो अभी असेंबली सेशन चल रहा है उसके एंड में लाया जा सकता है। अच्छा, जो डीएमके के लीडर्स हैं उन्होंने क्लैरिफाई किया, उनका कहना है कि देखिए ये एंटी हिंदी मूव नहीं है, ये बेसिकली कोशिश है कि हिंदी का जो इंपोजिशन किया जा रहा है राज्य के अंदर सेंटर के द्वारा, वो ना होने दिया जाए और जो तमिल लिंग्विस्टिक आइडेंटिटी है उसको प्रोटेक्ट किया जाए। आप देख सकते हो डीएमके के जो एमपी हैं उनका कहना है, वी विल नॉट डू एनीथिंग अगेंस्ट द कॉन्स्टिट्यूशन, वी आर अगेंस्ट इंपोजिशन, कि हिंदी जो स्पीकर्स के खिलाफ हम नहीं जा रहे हैं, लेकिन हिंदी को यहां पर थोपा ना जाए, उसकी वजह से हम यहां पर कोशिश कर रहे हैं। और जो दो लैंग्वेज फॉर्मूला है तमिल और इंग्लिश, वही कंटिन्यू रहेगा तमिलनाडु के अंदर। अच्छा, यहां पर आपको थोड़ा सा बैकग्राउंड भी समझना होगा। जो द्रविडियन लैंग्वेज पॉलिसी है, ये काफी साल पुराना मामला है। क्या है कि तमिलनाडु का जो स्टैंड है वो आपको द्रविडियन आइडियोलॉजी में देखने को मिलेगा, जहां पर एंटी हिंदी एजिटेशन हुआ था, जो कि 100 साल पुराना है। इनफैक्ट मैं आपको बताता हूं, इंडिपेंडेंस के पहले 1930s में जस्टिस पार्टी और जो अर्ली द्रविडियन लीडर्स थे, उन्होंने हिंदी की जो टीचिंग है, मतलब उस समय कांग्रेस लेड गवर्नमेंट थी मद्रास प्रेसिडेंसी में, तो वहां पर हिंदी इंपोज किया जा रहा था, हिंदी में पढ़ाया जा रहा था, तो उसको अपोज किया गया था जस्टिस पार्टी और द्रविडियन लीडर्स के द्वारा। और इसी की वजह से 1937 से 40 के बीच में काफी ज्यादा वायलेंट प्रोटेस्ट हुए थे, जो कि आप कह सकते हैं ये पहला एंटी हिंदी एजिटेशन था। फिर उसके बाद इंडिपेंडेंस के बाद आप देख सकते हैं 1960s में, आपको याद होगा, ऑफिशियल लैंग्वेजेस एक्ट आया था, जिसमें प्रपोज किया गया था कि हिंदी को भारत का इकलौता ऑफिशियल लैंग्वेज बनाया जाए। लेकिन हाँ, ऑब्वियस सी बात है, आगे चलकर हिंदी और इंग्लिश दोनों ही देखने को मिलते हैं। तो 1965 के बाद कोशिश ये थी कि हिंदी को ऑफिशियल लैंग्वेज बनाया जाए, लेकिन तमिलनाडु में मैसिव प्रोटेस्ट हुआ था और यही कारण था जिसकी वजह से कांग्रेस चुनाव हार गई थी। 1967 में यहाँ पर जो डीएमके है अंडर सीएन अन्नादुराई एंड एम करुणानिधि, उन्होंने ये पूरा मूवमेंट लीड किया था, जिसकी वजह से पॉलिटिकल चेंज हुआ, कांग्रेस सरकार चली जाती है और यहाँ पर डीएमके की सरकार आती है। तो ये जो इवेंट्स है, कहीं ना कहीं आपको समझना होगा, इसकी वजह से ये सब कुछ देखने को मिलता है। और ये अभी करंट में भी आप सब जानते हैं कि सेंट्रल गवर्नमेंट न्यू एजुकेशन पॉलिसी के तहत 3 लैंग्वेज फॉर्मूला चाहती थी कि 3 लैंग्वेजेस यहां पर किसी भी राज्य में पढ़ाए जाएं। तो तमिलनाडु ने क्या किया था, जो 3 लैंग्वेज फॉर्मूला है उसको रिजेक्ट किया, कहा कि हमारा सिर्फ दो लैंग्वेज फॉर्मूला है, तमिल और इंग्लिश, क्योंकि तमिलनाडु का यह कहना था कि देखिए इसके तहत हिंदी को इंपोज किया जा रहा है। मतलब यहां पर देखो 3 लैंग्वेज फॉर्मूला वैसे यह था कि आपका खुद का जो लैंग्वेज है, उस राज्य का लैंग्वेज है, वो भी प्रमोट हो, इंग्लिश भी प्रमोट हो, और कोई भी दूसरा भारत का जो लैंग्वेज है, चाहे वो बंगाली हो, महाराष्ट्रन हो, कोई भी, लेकिन तमिलनाडु का ये कहना था कि नहीं, जानबूझकर हिंदी थोपा जा रहा है। तो इसी की वजह से आज के डेट में अगर आप देखोगे तो यहाँ पर जो सीएम स्टालिन है,
उन्होंने ये पूरा न्यू तमिलनाडु स्टेट एजुकेशन पॉलिसी लाए थे, जिसके तहत कहा था कि हम अपनी पॉलिसी नहीं बदलेंगे, भले ही हमें एजुकेशन में पैसा सेंट्रल गवर्नमेंट दे ना दे। तो ये पूरा मामला चला ही था, इस साल आप सबको याद ही होगा। लेकिन यहां पर मैं डिस्कस करना चाहता हूं कि इसका लीगल और कॉन्स्टिट्यूशनल इम्पैक्ट क्या है। मतलब ये जो प्रपोज किया जा रहा है कि हिंदी के ऊपर बैन लाया जाएगा, तो एक तो सबसे पहले आर्टिकल 19(1)(a) आप सब जानते हैं, फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन। मतलब कि अगर हिंदी का एक्सप्रेशन बैन किया गया, जैसे कि फॉर एग्जांपल मूवीज, एडवर्टीजमेंट, सॉन्ग्स आप नहीं चला सकते, तो ये कहीं ना कहीं फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन का वॉयलेशन है, आप सब जानते हैं। क्योंकि लोगों को हक दिया गया है हमारे फंडामेंटल राइट्स के तहत कि आप एक्सप्रेस कर सकते हैं किसी भी लैंग्वेज में। अगर तमिलनाडु ब्लैंकेट बैन लगा देता है कल्चरल मीडिया के ऊपर, ये कहीं ना कहीं अनकॉन्स्टिट्यूशनल होगा। हाँ, ये बात कह दे तमिलनाडु, दिखा दे कोर्ट को कि ये जस्टिफाइड है अंडर आर्टिकल 19(2), क्योंकि 19(2) कहता है रीजनेबल रेस्ट्रिक्शंस लाया जा सकता है। लेकिन तमिलनाडु सरकार कैसे ये प्रूव करेगी कि यहाँ पर रीजनेबल रेस्ट्रिक्शन है? और जैसे फॉर एग्जांपल मैं आपको बता दूं, यहाँ पर 1989 में एक निर्णय आया था सुप्रीम कोर्ट का एस रंगराजन और पी जगजीवन राम केस में, जहाँ पर सुप्रीम कोर्ट ने कहा था फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन कैन नॉट बी कर्टेल मियरली बिकॉज इट मे ऑफेंड अ सेक्शन ऑफ पीपल। तो इसी की वजह से तमिलनाडु का जो बिल है वो काफ़ी केयरफुली वर्डन होना चाहिए, क्योंकि अगर मामला कोर्ट में गया तो डेफिनेटली ये अनकॉन्स्टिट्यूशनल हो सकता है। फिर दूसरा आर्टिकल 29। देखो आर्टिकल 29 में ये बोला गया है कि आप अपने कल्चरल और लिंग्विस्टिक राइट्स को प्रोटेक्ट कर सकते हो, लेकिन यहाँ पर जब हम बात करते हैं ना कि इंडिविजुअल फ्रीडम की, वो इंडिविजुअल फ्रीडम को दबा नहीं सकता। मतलब आप अपने कल्चरल और लिंग्विस्टिक राइट्स को बचाइए, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आप किसी के इंडिविजुअल फ्रीडम को नहीं दबा सकते। तो ये जो बिल है कहीं ना कहीं वो इंडिविजुअल फ्रीडम के खिलाफ जाता है। फिर एक और चीज़ है आर्टिकल 351। मतलब यहाँ पर क्या है कि यूनियन गवर्नमेंट कॉन्स्टिट्यूशनली बाध्य है कि वो हिंदी के स्प्रेड को बढ़ाए, प्रमोट करे एज पर आर्टिकल 351। तो तमिलनाडु का अगर बैन आता है हिंदी के ऊपर, तो ये कहीं ना कहीं सेंटर के डायरेक्टिव के साथ नहीं जाएगा, कॉन्फ्लिक्ट होगा, तो इसकी वजह से भी प्रॉब्लम हो सकती है, सेंटर स्टेट में और ज़्यादा तनाव बढ़ जाएगा। एक और चीज़ मैं आपको बताता हूँ, आर्टिकल 254 वो ये कहता है कि अगर मान लो राज्य सरकार कोई कानून लेकर आ रही है, केंद्र सरकार लेकर आ रही है, दोनों में कॉन्फ्लिक्ट है, तो केंद्र सरकार वाला जो कानून है यूनियन गवर्नमेंट वाला, वो माना जाएगा। तो तमिलनाडु उस चीज़ को तभी रोक सकता है जब यहाँ पर प्रेसिडेंशियल एसेंट उसको मिल जाए, तभी वो केंद्र के कानून को ओवरराइड कर सकता है। वैसे आपको मैं बता दूं कि मामला गवर्नर के पास भी जाएगा, लेकिन अभी आपको पता होता कि अभी रिसेंटली सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट आया था स्टेट ऑफ तमिलनाडु वर्सेस गवर्नर ऑफ तमिलनाडु के बीच में। यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि गवर्नर लंबे समय तक यहाँ पर बिल को अपने पास नहीं रख सकते, एक टाइम लिमिट दी गई थी 2 महीने की, और यहाँ पर अगर वो प्रेसिडेंट को भी देते हैं तो प्रेसिडेंट के ऊपर भी टाइम लिमिट लगा दिया गया था। तो इसकी वजह से आप समझ सकते हैं कि ये जो बिल है अगर वो आता है तो अल्टीमेटली उसको पास होना होगा, लेकिन मामला कोर्ट में भी जा सकता है। इसका पॉलिटिकल कॉन्टेक्स्ट भी आप समझिए क्या है कि डीएमके की आइडियोलॉजिकल पोजीशन क्या है। जो द्रविडियन पार्टी है डीएमके, वो कहती है कि हम फेडरलिज्म पर विश्वास रखते हैं, हम स्टेट ऑटोनॉमी पर विश्वास रखते हैं, हिंदी की अपोजिशन को हम रेसिस्ट करेंगे, वो लागू नहीं होने देंगे। ये जो बिल है वो डीएमके के कोर आइडियोलॉजी के साथ रहता है। द्रविडियन जो मॉडल है उसको प्रमोट करता है, तमिल कल्चर, लैंग्वेज, रैशनलिज्म को प्रमोट करता है। और साथ ही साथ यहाँ पर आपको एक टाइमिंग भी समझना होगा। क्या है कि यूनियन गवर्नमेंट, अभी आप देख रहे हो रिसेंटली काफ़ी सारे जो नॉन बीजेपी रूल स्टेट हैं उनके साथ काफ़ी कन्फ्रंटेशन हो रहा है, नेशनल पॉलिटिकल पोलराइजेशन हो गया है बीजेपी और सदर्न स्टेट्स के बीच में। और क्या है कि तमिलनाडु में अगले साल 2026 में चुनाव भी होना है, तो चुनाव के पहले भी कहीं ना कहीं आप कह सकते हैं कि ये जो डीएमके है, सीएम स्टालिन है, वो अपने पोजीशन को रख रहे हैं, वो यहाँ पर बताना चाहते हैं चुनाव के पहले। तो दोनों चीज़ें आपको देखने को मिलेगी, एक पॉलिटिकल सिग्नल भी है और कल्चरल असर्शन भी है डीएमके का। अच्छा, अब इसका इम्पैक्ट क्या होगा अगर डीएमके गवर्नमेंट इसको पास करा देती है? तो सबसे पहला है फेडरल टेंशन। मतलब कि यहाँ पर जो फ्रिक्शन है तमिलनाडु गवर्नमेंट और सेंटर के बीच में, वो काफ़ी ज़्यादा पॉलिटिकली सेंसिटिव है, तो वो और ज़्यादा मामला बढ़ सकता है। फिर यहाँ पर क्या है कि जो स्टेट है वो अपने तमिल आइडेंटिटी को प्रिजर्व करना चाहता है। क्रिटिक्स का आर्गूमेंट ये है कि हिंदी को बैन करके आप हिंदी स्पीकिंग जो माइग्रेंट्स हैं उसको आप एलिनेट कर रहे हो, रेस्ट्रिक्ट कर रहे हो कल्चरल एक्सचेंज को, जो कि नहीं होना चाहिए। फिर तीसरा है आपका माइग्रेंट वर्कर्स के ऊपर बहुत इंपैक्ट आएगा। तमिलनाडु में बड़ी संख्या है हिंदी स्पीकिंग वर्कर्स की जो वहाँ पर आकर काम करते हैं नॉर्थ इंडिया से, तो यहाँ पर उनके लिए बड़ा प्रॉब्लम होगा। मतलब वो एक जो एक्सेसिबिलिटी होती है ना, उसमें बैरियर आ जाएगा, वो कैसे आएंगे, काम करेंगे। इकोनॉमिक इंपैक्ट भी आएगा, नो डाउट। यहाँ पर याद रखिएगा,
अगर आप हिंदी पर बैन लगाते हो, बड़ी मात्रा में फिल्म डिस्ट्रीब्यूशन होता है, ओटीटी प्लेटफॉर्म्स पर फिल्म आते हैं, सीरीज आती हैं, टूरिज्म प्रमोट होता है, तो कहीं ना कहीं इकोनॉमी के ऊपर भी इंपैक्ट आ सकता है। लेकिन इसका लीगल आउटकम क्या हो सकता है? देखो, अगर बिल पास हुआ, नो डाउट ये मद्रास हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट के अंदर जाएगा जुडिशियल रिव्यू के लिए, कॉन्स्टिट्यूशनली चैलेंज किया जाएगा अंदर आर्टिकल 14, 19, 301, और सेंट्रल भी डिसअप्रूव कर सकता है। तो तमिलनाडु को अल्टीमेटली यहाँ पर जो बैन है हिंदी का, अगर वो लाती भी है तो उसको थोड़ा सा लिमिट करना पड़ेगा, वो कंप्लीट बैन नहीं लगा सकती। ये कह सकती है कि जो गवर्नमेंट बिल्डिंग्स हैं, ऑफिशियल साइनेज हैं, पब्लिक फंडेड कैंपेन्स हो गए, एजुकेशनल मटेरियल हो गया स्टेट्स करिकुलम में, वहाँ पर कुछ हद तक वो कर सकते हैं। वो भी देखना होगा कि कितने हद तक ये आपका कॉन्स्टिट्यूशनली वैलिड होता है, नहीं होता है। बट आई होप कि ये जो भी कुछ चल रहा है वो आपको समझ में आया होगा। और एक चीज़ मैं आपको ये भी बता दूं, एक और आर्टिकल मैं देख रहा था जहाँ पर बोला जा रहा है कि बैकलैश के बाद हो सकता है शायद तमिलनाडु सरकार यहाँ पर जो बिल है वो ला ही नहीं। अगेन डिपेंड करता है काफ़ी कुछ। लेट्स सी आगे क्या होगा। बाकी आपका क्या सोचना है इसको लेकर मुझे कमेंट्स में जरूर बताइएगा। और जाने से पहले एक बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, क्या बता सकते हो संगम लिटरेचर में ये जो टर्म है तमिलक्कम, इसका मतलब क्या है? ये 4 ऑप्शन यहां पर दिए हुए हैं। इसका राइट आंसर आप सब जानते हैं, मेरे इंस्टाग्राम पर तो मिलेगा ही, वहां पर अगर आप नहीं हो कोई बात नहीं, टेलीग्राम से ले सकते हैं इसका सही उत्तर। और दोस्तों, जैसा मैंने आपको बताया, अगर आप यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, कोई भी बैच चाहते हैं, आपको बस यूज करना है कोड अंकित लाइव। स्पेशली अभी दिवाली सेल के दौरान आप एक्स्ट्रा डिस्काउंट ले पाएंगे। कोई भी अगर आपको प्रॉब्लम है, दिक्कत है, ये फोन नंबर दिया, आप इस पर कॉल करिए, मेरी टीम आपको अच्छे से गाइड कर देगी। स्टडी IQ IAS, आपका सिलेक्शन हमारा मिशन।